नमस्ते दोस्तों। एक तरफ इंडियन रेलवे की रफ्तार, दूसरी तरफ डिफेंस की ताकत और बीच में एक ऐसी कंपनी जो ट्रेन के अंदर की रूह बनाती है और देश की सुरक्षा के लिए लोहा भी डालती है। नाम है एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब सवाल ये है, ये आईपीओ इतना खास क्यों है? कंपटीटर्स के समुंदर में ये कहाँ स्टैंड करता है? कंपनी के फाइनेंशियल और ग्रोथ कितने मजबूत हैं? और सबसे बड़ी बात, हम इसको 100 में से कितना नंबर देंगे और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि इनमें आएगा आपका फाइनल फैसला। अगर अलॉटमेंट मिल जाए तो क्या करना चाहिए और अगर नहीं मिले तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। चलिए कंपनी ओवरव्यू देखते हैं। 1998 का साल था जब एक छोटी सी कंपनी ने अपना सफर शुरू किया था और आज वो कंपनी इंडियन रेलवे की हार्ट बीट और डिफेंस सेक्टर का बैकबोन बन चुकी है। ये कंपनी बनाती है वो चीजें जो हम सबको नजर भी आती है और वो भी जो सिर्फ अंदर के एक्सपर्ट समझ पाते हैं। ट्रेन के अंदर के इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, हाई प्रिसिशन रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट्स और डिफेंस के लिए आर्टिलरी टैंक्स और एरोस्पेस की सिमुलेटर्स तक। श्रीलंका डीईएमयू हो, आगरा कानपुर मेट्रो हो, आरआरटीएस हो या भारत के प्राइवेट ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस, हर जगह एयरफ्लो का नाम चमका है। ये सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक टर्न की इंटीरियर फर्निशिंग एक्सपर्ट है जो एक कोच के अंदर की रूट डिजाइन करती है। कंफर्टेबल सिटिंग, स्मूथ एसेसिबिलिटी डोर्स, एयर डिफ्यूजर फॉर क्लाइमेट कंट्रोल, लार्ज विंडोज और पापीज डिस्प्ले जो जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देती है। और जब बात क्वालिटी की आए तो इनके पास है ISO 9001 2015, EN 15085 और BMS सर्टिफिकेशन जो प्रूफ करता है कि ये कंपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खड़ा उतरती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आईपीओ के असली खेल की, क्योंकि यहाँ सिर्फ ट्रेन और डिफेंस की कहानी नहीं बल्कि पैसा बनाने का मौका भी है। एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है जिसका टोटल साइज 91.10 करोड़ है। और सबसे खास बात, ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के कॉफर्स में सीधा पैसा जाने वाला है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बीच में नहीं रहेंगे। अब अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है 13.68 करोड़। ये पैसा लगेगा नए मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदने में, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करना ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स भी एफिशिएंटली हैंडल हो सके। दूसरा ऑब्जेक्ट्स का बात करें तो 6 करोड़। इससे कंपनी अपना कुछ आउटस्टैंडिंग लोन रिपे करेगी, मतलब कर्ज कम होगा और बैलेंस शीट थोड़ी और हेल्दी दिखने लगेगी। तीसरा और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव 59.27 करोड़। ये पैसा जाएगा वर्किंग कैपिटल्स के लिए। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी के डेली ऑपरेशंस, रॉ मटेरियल्स खरीदना, प्रोजेक्ट स्मूथली चलाना, सब इसी फंड से सपोर्ट होगा। और फाइनली बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा, जैसे कि बिजनेस को एक्सपैंड करना, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बैकबोन रेडी करना। दोस्तों, अब बात करते हैं एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ के टेंटेटिव शेड्यूल्स की। कब खुलेंगे, कब मिलेंगे अलॉटमेंट और कब बजेगी लिस्टिंग की घंटी। सबसे पहले आईपीओ की ओपनिंग डेट 11 सितंबर 2025 यानी थर्सडे से एप्लीकेशन भर सकते थे और ये आईपीओ क्लोज होगा 15 सितंबर 2025 यानी मंडे तक। आपके पास मौका है अप्लाई करने का और सस्पेंस का असली मोमेंट अलॉटमेंट में है, जो कि 16 सितंबर 2025 ट्यूसडे को डिसाइड होगा किसके किस्मत चमकेगी और किसे अलॉटमेंट मिलेगा। उसके अगले दिन 17 सितंबर 2025 वेडनेसडे को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनके लिए रिफंड स्टार्ट हो जाएगा। जिनको अलॉटमेंट मिल गया उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट्स हो जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, लिस्टिंग होगा 18 सितंबर 2025 को, जो कि थर्सडे है। और जो लिस्टिंग होगा वो होगा बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। बस एक चीज याद रखने का है दोस्तों, अगर आप यूपीआई में अप्लाई कर रहे हो तो 15 सितंबर कल शाम 5 बजे तक मैंडेट कंफर्म करना जरूरी होगा, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ऊपर में एक टर्म हमने देखा था बीएसई एसएमई पे लिस्ट हो रहा है। ये एसएमई क्या है? बीएसई तो जान रहे हम लोग, इसको जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म। देखिए, दो तरह का प्लेटफॉर्म होता है आईपीओ की लिस्टिंग। एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, एक होता है एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म। मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है, जैसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स है जैसे रिलायंस का, टाटा का, इन्फोसिस का, ये सब का जब लिस्ट हुआ होगा आईपीओ तो ये मेन बोर्ड में आया होगा। और छोटी कंपनीज जो होती है जो अभी ग्रोथ स्टेज में है वो यहाँ पे लिस्ट होती है। ठीक है, इनके कुछ फीचर्स होते हैं एसएमई आईपीओ के, जैसे लॉट साइज बड़ा होता है, लिक्विडिटी कम होती है, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड गेम होता है, माइग्रेशन का ऑप्शन होता है। अगर कंपनी बड़ा हो जाए तो एसएमई से माइग्रेट करके ये मेन बोर्ड पे आ सकती है। देखो, लॉट साइज बड़ी है मतलब इन्वेस्टमेंट बड़े होंगे, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद भी आप खरीद सकते हैं। इसीलिए लॉट साइज देखकर बिना जज किए पूरा वीडियो को स्किप मत करो, पूरा वीडियो को देख लो, आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए। तो अगर हम लोग प्राइस बैंड से बात करें तो प्राइस बैंड सेट हुआ है 133 से 140 पर शेयर। लॉट साइज 1000 शेयर का मतलब एक सिंगल लॉट लेने के लिए आपको लगाने होंगे 1,40,000 अपर बैंड पे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रूल ये है कि मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा, मतलब 2000 शेयर्स। और इसका मतलब सीधा है, मिनिमम टिकट साइज हो जाता है रिटेल प्लेयर के लिए 2,80,000 रुपया, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। एचएनआईज के लिए बात करें तो ये कम से कम 3 लॉट का है, यानी 4,20,000 का एंट्री टिकट है इनके लिए।
दोस्तों आईपीओ की कहानी सिर्फ कंपनी के बारे में जानने से खत्म नहीं होती। असली मजा तब आता है जब उसको उसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर किया जाए। चलिए देखते हैं एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी वर्सेस जुपिटर वैगन वर्सेस तीतागढ़ रेल सिस्टम। तीन बड़े नाम, एक ही इंडस्ट्री के हीरो है तीनों। तो स्टार्ट करते हैं। अर्निंग पर शेयर्स पे बात करें, एयरफ्लो का ईपीएस है 15.63, जुपिटर का 9.08, तीतागढ़ का है 20.39। मतलब एयरफ्लो बीच का प्लेयर है, जुपिटर से स्ट्रॉन्ग लेकिन तीतागढ़ से थोड़ा पीछे। पी का बात करें, प्राइस टू अर्निंग का, ये सबसे धमाका नंबर है। एयरफ्लो का पी 23.06, जबकि जुपिटर का 37.80, टीतागढ़ का 41.94। मतलब एयरफ्लो वैल्यूएशन के केस में सस्ता दिख रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो एयरफ्लो का RONA है 23.06%, जुपिटर का है सिर्फ 13.81 और तीतागढ़ का 11.07। भाई वाह, यहाँ पे एयरफ्लो अपने दोनों कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देता है। मतलब कंपनी के पास पैसे यूज करने की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। प्राइस टू बुक वैल्यू का बात करें तो एयरफ्लो का एग्जैक्ट रेशियो यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है। जुपिटर और तीतागढ़ दोनों ही 5 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन लेवल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा हाई है। तो दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ को हम कितना नंबर देंगे 100 में से? चलिए शुरू करते हैं इसको। एबिडा मार्जिन 24% और पैट मार्जिन 13% के आसपास है। आरओई आरओसी दोनों 25% के ऊपर है, जो एक जबरदस्त है। यहाँ कंपनी को 22 आउट ऑफ 25 मिलता है। ग्रोथ रेवेन्यू का बात करें तो ग्रोथ एंड रेवेन्यू पिछले 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। रेलवे, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे तीनों ही बूमिंग सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, लेकिन स्केल भी अभी पीएस से छोटा है और एसएमई लिस्टिंग में लिक्विडिटी रिस्क थोड़ा होता है। यहाँ हम देते हैं 20 आउट ऑफ 25। वैल्यूएशंस के मामले में पी रेशियो सिर्फ 23 है, जबकि जुपिटर्स और तीतागढ़ का 37 और 41 है। मतलब एयरफ्लो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता दिख रहा है। यहाँ भी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, जो कि मिलता है 18 आउट ऑफ 20। रिस्क फैक्टर देखें तो इंडियन रेलवे पे ज्यादा डिपेंडेंस, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का प्रेशर, एसएमई लिक्विडिटी रिस्क, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैनेजेबल है। यहाँ हम देते हैं 12 आउट ऑफ 15। पीएस का कंपैरिजन में स्टैंड देखे तो जुपिटर और तीतागढ़ जैसे बड़े प्लेयर्स के सामने भी एयरफ्लो अपनी एफिशिएंसी और मार्जिन के दम पे एक प्रॉमिसिंग प्लेयर दिख रहा है। यहाँ मिलते हैं 10 आउट ऑफ 15। मतलब फाइनल स्कोर अगर देखें एयरफ्लो का तो 82 आउट ऑफ 100 मिलता है। अगर जुपिटर वैगन का बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन के हिसाब से स्टेबल बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसलिए 18 आउट ऑफ 25। ग्रोथ का बात करें तो स्टेडी डिमांड है बट नॉट वेरी एग्रेसिव, तो इसको भी 18 आउट ऑफ 25 इसमें भी मिलता है। वैल्यूएशन देखे तो 37.8 थोड़ा महंगा है, तो 15 आउट ऑफ 20। रिस्क फैक्टर, रेलवे पे डिपेंडेंसी, रॉ मटेरियल रिस्क होता है, तो 11 आउट ऑफ 15। तो पीयर कंपैरिजन के देखे तो मार्केट कैप और स्केल स्ट्रॉन्ग है, तो 12 आउट ऑफ 15। मतलब फाइनल स्कोर इनका खड़ा होता है 74 आउट ऑफ 100। तीसरा तीतागढ़ रेल सिस्टम का देखे तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन जैसे ईपीएस हाईएस्ट स्कोर है 20.39, डिसेंट मार्जिन है, तो इसमें 20 आउट ऑफ 25 मिलता है। ग्रोथ का ऑर्डर बुक काफी बड़ा है, एक्सपेंशन विजिबल है, मतलब 22 आउट ऑफ 25 मिलता है। वैल्यूएशन सबसे महंगा है 41, जो कि 14 आउट ऑफ 20 मिलेगा। रिस्क फैक्टर साइक्लिकल डिमांड प्लस हाई वैल्यूएशन, तो 10 आउट ऑफ 15। पीएस कंपैरिजन अगर करें तो इंडस्ट्री लीडर स्केल एडवांटेज है इनको, तो 13 आउट ऑफ 15, जो कि फाइनल स्कोर खड़ा होता है 79 आउट ऑफ 100। वर्डिक्ट देखे तो लीडर प्लेयर है, ये लॉन्ग टर्म जायंट है, बट कॉस्टली बहुत है। ओवरऑल देखे दोस्तों तो ये एक आईपीओ एक ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन कॉम्बो लगता है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर अलॉटमेंट मिल जाए, लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक करने का ऑप्शन रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना भी सही लगता है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर अलॉटमेंट ना मिले तो क्या करें? तो लिस्टिंग के बाद प्राइस पे नजर रखो, अगर डिप मिलता है तो एंट्री कंसीडर कर सकते हो, वरना दूसरे रेलवे डिफेंस प्लेयर में डाइवर्सिफाई कर सकते हो फंड को। तो क्या आप अलॉटमेंट मिलने पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे या लिस्टिंग गेन पे एग्जिट करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही था। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और आईपीओ इन्वेस्टमेंट अपने खुद के रिसर्च और एनालिसिस पर करें। अपना फैसला लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।